हेलो दोस्तों, आप सब लोग का स्वागत हो चुका है एक न्यू वीडियो के अंदर। और आज की वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर को। फटाफट से क्विक रिवीजन। सॉल्यूशन चैप्टर। सो यहाँ पर आप मिक्सचर्स देख सकते हो, होमो और हेट्रोजीनियस होते हैं, जैसे कि सोल्ट प्लस वाटर हो गया, एयर, एलोइज, और वाटर प्लस अल्कोहल, ये सब होमोजीनियस होते हैं। और अगर जैसे कि वाटर ऑयल है, कभी मिक्स नहीं होते, अल्कोहल, सोल्ट, ये सब हेट्रोजीनियस में आ जाते हैं। नीचे पढ़ते हैं मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन। जैसे कि फॉर्मूले हैं यहाँ पर, और कुछ नहीं है। यहाँ पर देखो मास परसेंटेज का कितना आसान फॉर्मूला है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इन 200। वॉल्यूम का भी सेम, यहाँ पे सोल्यूट का वॉल्यूम और यहाँ सोल्यूशन का इन 200। मास ऑफ वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसका मतलब ये है भाई, जो मास ऑफ सोल्यूट रहेगा ना, और वो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन 200, बस जैसे कि दिया है वैसे वैसे हमने कर दिया। पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम के बारे में बात करेंगे तो कुछ नहीं करना, मास परसेंटेज को 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे देख सकते हो मास परसेंटेज का हमने ऊपर पढ़ा था, मास ऑफ सोल्यूट मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100 इंटू 10 to the power 4। मोल फ्रैक्शन का इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पर आप लोगों को समझ आ जाएगा। हमने ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट रखते हैं अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के नंबर ऑफ मोल्स नीचे रखते हैं और ऊपर रखते हैं सोल्यूट का। बट अब ये एक्स ए का निकालना है, ये गिवन है, ध्यान रखना है। कई लोग एक्स लिख देते हैं, फिर यहाँ समझ नहीं आता। तो एक्स ए के लिए तो हो गया एक्स ए ओवर एक्स ए प्लस एक्स बी, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जनरली ये टर्म्स लिखे होते हैं। ए हम सॉल्वेंट के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एक न्यूमेरिकल होता है, ए वाटर, ऐसे इस प्रकार से जब सॉल्व करते हैं तो ये इसका मतलब होता है हमारा ए बी। यहाँ पर आप मोलर मास देख सकते हैं, वेट ऑफ, और मास डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है, वॉल्यूम मोल्स और मोल फ्रैक्शन तो हो गया। मास परसेंटेज को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, कैसे, ये देखो डब्ल्यू यानी कि हमारा मास हो गया। हम कहते हैं मास ऑफ सोल्यूट, यानी कि बी क्या था, सोल्यूट, इसीलिए डब्ल्यू बी ओवर डब्ल्यू ए प्लस बी इंटू में 100। उसी प्रकार से ये हो जाएंगे और उस प्रकार से ये हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं मोलैरिटी के बारे में। तो यहाँ पर हमारा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मोलैरिटी क्या रहेगी हमारी। यहाँ पर मेन फॉर्मूले में जाते हैं, छोटे एम से डिनोट करते हैं डब्ल्यू बी और एम बी ओवर, यहाँ पे मल्टीप्लाई रहेगा जो हमारा वॉल्यूम रहता है ए प्लस बी का। तो हमें इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। ऊपर हमने आपको बता दिया था क्या मतलब रहता है। मोलैरिटी के अंदर भी आप लोग देख सकते हो डब्ल्यू बी ओवर एम बी इंटू डब्ल्यू ए, काफ़ी ईजी रहने वाला था। यहाँ पे अगर डब्ल्यू ए के जी में दिया है तो ठीक है भाई, बट अगर ग्राम में, क्योंकि जनरली ग्राम में ही देंगे वो आपको, तो आपको डिवाइड बाय 100 यानी कि ऊपर वाली साइड पे मल्टीप्लाई बाय 1000 लिखना ही पड़ेगा। आइए हम आपको अगला क्वेश्चन कर दिखा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन दे रखा हुआ है हमें, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ NaOH इन अ सोल्यूशन कंटेनिंग 40% ऑफ NaOH बाय द मास इन वाटर। तो सबसे पहले अब इन्होंने देखो हमें गिवन क्या किया है, तो हम यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे। तो भाई यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमें यहाँ पर गिवन क्या किया था। तो इन्होंने हमें क्वेश्चन के अंदर दिया है NaOH सोल्यूशन कंटेनिंग 40%। तो और यहाँ पे पता है ऑफ NaOH बाय मास, तो यानी कि हमें जो सॉल्वेंट ए दे रखा है वो क्या हमें दे रखा है, वो हमें दे रखा है वाटर, वाटर दे रखा है। और बी हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, NaOH। सिंपली यहाँ पर हमें गिवन है ऑलरेडी, आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो कि जो हमारा, सबसे पहले हमें यहाँ पे मास देखना है, हमें मास गिवन किस किस का है। और हमें इसके बाद हमें ये देखना चाहिए कि हमें क्या यहाँ पे मास की ज़रूरत है, सॉरी वेट, और इसी में मास भी वैसे कहते हैं। मोलर मास के इस क्वेश्चन में हमें ज़रूरत है, हमें क्यों पूछ क्या रहा है वो, हमें पूछ रहे हैं मोल फ्रैक्शन निकालनी है। सबसे पहले हम यहाँ पे मोल फ्रैक्शन किसका पूछा है, NaOH यानी कि बी का, तो हमें यानी कि एक्स बी निकालना है। एक्स बी का फॉर्मूला क्या होता था हमारा, एक्स बी का बहुत आसान फॉर्मूला होता था, एक्स बी ओवर एक्स ए प्लस एक्स बी। सिंपल है। नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए तो हम सिंपल फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमें एक्स ए निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो सबसे पहले हमारा जो मास गिवन आउट था वो यहाँ पे 40% करके दिया और क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया। NaOH का हमें खुद से देखना पड़ेगा भाई। वाटर का तो अगर ये 40% दे रखा है ना, तो अगर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 40% है यानी कि 100% यानी 60 ग्राम। तो 100 ग्राम लेकर चलते हैं, तो यहाँ पर हमारा ये जो वाटर है ना, क्योंकि अगर ये 40% दिया है यानी कि 40 ग्राम के आसपास है, तो ये 60 ग्राम होता है। तो अगर हम एक्स ए निकालना चाहें तो जिसका मतलब एक्स ए कैसे निकालते हैं, डब्ल्यू ए ओवर एम ए, और एक्स बी ए ऐसे निकाल देंगे डब्ल्यू बी ओवर, कुछ इस प्रकार से कट कर देंगे इसको 2 के टेबल के साथ में। तो 18, ये 3 से हो सकता है और ये 10 से हो जाएगा।
ऑलराइट। और यहाँ पर अगर हम इसे कट कर देते हैं तो ये 1 से ही जाता है। ऑब्वियसली एक 1 मोल हुआ और ये टू गया 10⁻³ मोल यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा 13/30 आंसर आ जाएगा। एक्स बी का फॉर्मूला अब आप इसके अंदर जब आप इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग 9 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 450 ml ऑफ सोल्यूशन। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमें यहाँ पे मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है और हमें दे के रखा है, यहाँ पे दिया था हमें 9 ग्राम ऑफ ग्लूकोज यानी कि C6H12O6। ठीक है, यानी कि हमें ये दे रखा है और हमें दिया है कि ये 9 ग्राम रहेगा। ठीक है, और हमें यहाँ पे दिया हुआ था 450 ml ऑफ सोल्यूशन। ये इतना ग्लूकोज 9 ग्राम ग्लूकोज हमारा किसके अंदर है, 450 ml है सोल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो हमें ए इन्होंने कुछ बताया ही नहीं क्या होता है, तो हम इसे अननोन मान लेते हैं। और बी हमें तो बता दिया उन्होंने ग्लूकोज है। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं ग्लूकोज। हमें यहाँ पे डब्ल्यू बी और डब्ल्यू ए जानना चाहिए। अब यहाँ पे डब्ल्यू ए का हमें पता ही नहीं है तो हम उसे नहीं निकाल सकते फॉर ऑब्वियस रीजंस। हम जब इस चीज़ को निकाल ही नहीं सकते तो फिर क्या फ़ायदा हुआ। तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, यहाँ पे जो डब्ल्यू बी हमें गिवन आउट करा हुआ है 9 ग्राम्स, ये हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। और हमें यहाँ पे एम बी निकालना है। हमें यहाँ पे निकालना है मोलैरिटी। जो भी हमें निकालना है फटाफट से साइड में लिख लेंगे। और मोलैरिटी का स्मॉल एम होता है, जिसका मतलब हमने अभी फॉर्मूला यूज़ किया था डब्ल्यू बी ओवर एम बी इंटू वी ए प्लस बी। वॉल्यूम ये लीटर्स के अंदर होता है इसीलिए। ठीक है, तो इसे हम माइंड में यहाँ पे रखेंगे इसको यहाँ पे। और यहाँ पे हमें एम बी कैसे पता चलेगा, हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि जो C6H12O6 होता है, आपको ये निकालना आता होगा। तो कार्बन का होता है हमारा ऑल राइट गाइज। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये 12 6 72 और ये था 16 6 यहाँ आ जाएगा और ये आ जाएगा। तो ये 96 के आसपास होता है। तो अगर हम इसे यहाँ प्लस आउट करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं 96, तो इसको जब हम प्लस करेंगे तो फिर ये 6 और ये 4 0 इधर आ जाएगा 9 और ये कितना हो रहा है हमारा 8 7 2 180 18 180 ग्राम मोल मई पर ग्राम पर मोल आ जाएगा। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 18 ग्राम मोल -1। ठीक है, इस प्रकार से जनरली लिखा होता है। फटाफट से एक्सप्लेन कर देंगे आपको। यहाँ वी ए प्लस बी भी निकाल लो क्योंकि लगे हाथ हमें ये भी निकालना है। ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ जाएगा। इसको कैसे निकालते हैं, इसको निकालना ही नहीं क्योंकि लोअर क्वेश्चन में दे रखा है भाई साहब 450। बट मेक श्योर मैंने यहाँ कहा था ये एम एल के अंदर है, तो ध्यान रखना क्योंकि ग्राम का सीन है तो वो एम एल का भी सीन होगा ही। तो इसको भी हमें लीटर में कन्वर्ट करना ही पड़ता है। बाकी अब इसे डायरेक्ट हम 0.45 लीटर में मान के चलते हैं। तो हम इसे मोलैरिटी में डालेंगे डब्ल्यू बी ओवर। तो आप लोग यहाँ पे आंसर देख सकते हो 1/9 जब आप इसे सॉल्व करके याद निकाल दोगे। मैंने फिलहाल यहाँ से कर दिया है तो ये आंसर कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ कॉमन सोल्ट रिक्वायर्ड इन मेकिंग 0.25 मोलर एक्वस सोल्यूशन यूजिंग 2.5 kg ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर हमें दे रखा हुआ है, हमें यहाँ पे मास कैलकुलेट करना है कॉमन सोल्ट का जो कि रिक्वायर्ड है इन मेकिंग 0.25 मोलर एक्वस सोल्यूशन यूजिंग 2.5 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो सबसे पहले ए हमें यहाँ पर पता लग गया। यहाँ पे हम वाटर मान के चल रहे हैं और यहाँ बी हमें NaCl है क्योंकि एक्वस सोल्यूशन दिया है तो यानी कि वाटर यूज़ किया गया है। और NaCl हमें कॉमन सोल्ट जो होता है उसका फॉर्मूला रहता है। बस हमें यहाँ पे करना है मोलैलिटी निकालनी है यानी कि M निकालना है। इसका तो काफ़ी आसान फॉर्मूला रहता है, सबको याद भी हो गया होगा अब तक तो। बट अगेन ये वाला ग्राम के अंदर अगर आप लोगों को गिवन आउट है तो आप प्लीज़ मेक श्योर ग्राम के अंदर चेक कर लें और फिर डिवाइड मल्टीप्लाई ऊपर जाकर हो जाएगा हमारा 1000 के साथ में। हमें 0.25 यहाँ पर 0.25 मोलर एक्वस सोल्यूशन दे रखा हुआ क्वेश्चन में। और हमें अभी यहाँ पे डब्ल्यू बी हमें नहीं पता, वो हमें यहाँ पे गिवन नहीं है।
हमें यहाँ पे गिवन इन्होंने क्वेश्चन के अंदर क्या किया था, क्वेश्चन में किया था 2.5 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो यानी कि हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली ये है 2.5 हमारा इसके साथ में, बट हमें एम बी तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना। एम बी कैलकुलेट कैसे करते हैं, एम बी कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, एम बी कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो हमारा एन ए सी एल है, एन ए का आपको जो मोलर मास रहता है आपको वो कैलकुलेट करना है और क्लोरीन का कैलकुलेट करना है। तो अभी हमें यहाँ पे जनरली क्वेश्चन में आपको इसका मास गिवन होगा तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। 58.5 यहाँ पे गिवन होता है और हमारा यहाँ पर दे रखा है 2.5 kg हमें क्या दिया था सॉल्वेंट का। यहाँ पे देखो ना, यहाँ दिया गया था सोल्यूशन यूजिंग 2.5 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो फटाफट से हम इसको यही वैल्यू सारी लगा देंगे और इसके लिए हमें ये वाली वैल्यूज़ को इधर जाके मल्टीप्लाई कराना है और जो हमारे डब्ल्यू वी है उसे हम सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैलकुलेट दी मोल फ्रैक्शन और 20 ग्राम कॉस्टिक सोडा दिया है इन प्रेजेंस ऑफ 900 ग्राम वाटर। ठीक है भाई, हमें कुछ नहीं करना है। ए हमें दे दिया इन्होंने वाटर और बी हमें क्या दिया था कॉस्टिक सोडा। हमें यहाँ पे डब्ल्यू ए इन्होंने 900 ग्राम्स दे रखा हुआ था और हमें जो डब्ल्यू बी इन्होंने दे रखा था वो हमें 20 ग्राम दिया हुआ था कॉस्टिक सोडा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे एम ए भी चाहिए और हमें ऐसे तो एम बी भी चाहिए। तो भाई 18 ग्राम, भाई मोल इसका होता है, थोड़ा याद रख सकते हो, वाटर का तो 18 ग्राम होता है और यहाँ पे कॉस्टिक सोडा होता है इसका 40 ग्राम, मोल -1 होता है। एक मोल, अब हमने निकालना क्या था हमारा, बहुत आसान है, हमें निकालना है यहाँ पे मोल फ्रैक्शन। मैंने कहा था जो निकालना है आप उसे ऊपर चाहे लिख सकते हो, इससे आपको आसानी हो जाएगी। तो हमें निकालना है, इन्होंने क्वेश्चन के अंदर एक बार ध्यान से देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ 20 ग्राम कॉस्टिक सोडा, यानी कि हमें इस बी का कैलकुलेट करना है भाई। तो हमें मतलब एक्स बी का फॉर्मूला लगाना है, कितना बढ़िया है, कितना आसान है। तो बी का फॉर्मूला लगा देंगे, यानी कि एक्स ए प्लस एक्स बी, कितना आसान है। अब हमें एक्स बी एक्स ए निकाल लेना है, एक्स ए यहाँ निकाल लेता हूँ मैं, एक्स बी यहाँ से निकाल लेता हूँ। कैसे निकालना है, डब्ल्यू बी ओवर एम ए, यहाँ पे डब्ल्यू बी ओवर एम, एक सेकेंड ये ए होगा हाँ। तो यहाँ पे हमने जो सामान लिया है इसको हमने डिवाइड कर देना है 18 के साथ में और यहाँ पे भी हमें सेम इसका मतलब, ठीक है ये तो इजी हो गया हमारा। फिर और यहाँ पर इसे हम करेंगे, ये 9 वन सा एंड इट्स लाइक 2 और ये 50 आ जाएगा, 100 है ना, ये 2 से कट जाएगा और ये 50 हो जाएगा, तो ये 50 मोल आ जाएगा और यहाँ पे हमारा 0.5 मोल आ जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हो एक्स पी को हमने यहाँ पे पुट कर देंगे यहाँ पे वैल्यूज़, तो हमें आंसर 1/101 आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है, अगर आप लोग को फॉर्मूले आते हैं तो आप लोग बढ़िया से क्वेश्चन आउट कर सकते हो, बहुत आसान है। हम नेक्स्ट मूव चीज़ पे बढ़, भाई नेक्स्ट चीज़ आती है हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। यहाँ पे देख सकते हो, प्रॉपर्टी दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन अ सोल्यूशन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। देखो, जो भी हमारी प्रॉपर्टी होती है ना, जो प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स यानी कि हमारा ये जो बी होता है इसके अंदर कितने नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स हैं, इस चीज़ पे जो डिपेंड करती है ना, वो उस प्रॉपर्टी को हम कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। और मेक श्योर वो इररिस्पेक्टिव, यानी कि उसे कोई मतलब नहीं पड़ता कि उसकी नेचर क्या है, नेचर से कोई मतलब नहीं पड़ता। मतलब किस चीज़ से पड़ता है, मतलब पड़ता है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, कितने नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स किसी भी एक प्रॉपर्टी, किसी सोल्यूशन, किसी सॉल्वेंट, किसमें सोल्यूशन के अंदर हैं, उस पे इररिस्पेक्टिव नेचर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। सम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर देख सकते हो, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होती है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ते हैं हम, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक ऑस्मोसिस का पूरा हम पढ़ते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ऑल। हम जल्दी से अब यहाँ पर पढ़ते हैं पहले एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है, बेसिकली अगर हम इसे समझाने की बात करें तो देखो, द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इंक्रीजेज विच विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जो वेपर प्रेशर होता है हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जो वेपर प्रेशर है वो इंक्रीज करता है ना, किसके हिसाब से,
किसी भी लिक्विड के अंदर जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा, कॉमन सेंस है, किसी भी चीज़ के अंदर अगर मैंने मान लो यहाँ पे पानी डाला है, यहाँ से मैंने यहाँ पे एक बर्नर लगा रखा हुआ था, यहाँ से मैंने टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया, यहाँ से मैंने बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया, तो यहाँ पे क्या आएंगे, वेपर्स आने लग जाएंगे। तो यानी कि जो वेपर का प्रेशर रहेगा इसके अंदर, वो किस लेवल पे हो जाएगा, एक्सट्रीम लेवल पे, यानी कि ये तो कॉमन बात है। It boils at the temperature at which the vapor pressure is equal to the osmotic pressure. Vapor pressure of the solvent decreases in the presence of non-volatile solute. अब जो चीज़ भाप बन के उड़ ही नहीं सकती, तो उस चीज़ का डिक्रीज ही तो होगा वेपर प्रेशर। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन हायर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। देखो यहाँ पे हमारे पास दो यहाँ पर हमें दे रखे हुए हैं, T1 यहाँ पर दे रखा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, और ये बॉइलिंग पॉइंट दिया है किसी एक सोल्यूशन का जिसमें इम्प्योरिटीज़ आप लोग देख पा रहे हो। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, बट यहाँ पर देखो जब इम्प्योरिटीज़ रहती है ना, एडिंग नॉन वोलाटाइल सोल्यूट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट, और यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारा यहाँ पर T2 आप लोग देख पा रहे हो ना, यहाँ पर इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहने वाला है। देखो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है T2 माइनस T1, और जनरली इसी को ही हम डेल्टा TB से डिनोट करते हैं। और अगर हमें डेल्टा TB का फॉर्मूला हुआ तो वो भी T2 माइनस T1, हालांकि इतना नहीं आता तो हम इस पर लिख सकते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है, जो डेल्टा TB रहता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसनट्रेशन ऑफ हमारा सोल्यूट। ठीक है, तो हम डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया हमारा मोलैलिटी के हो गया, तो हम डेल्टा TB का एक फॉर्मूला और लिख लेते हैं, KB इंटू एम। और हाँ, मेक श्योर कर लो कि यहाँ पे जो डेल्टा TB रहता है ना, उसका फॉर्मूला एक बेसिक फॉर्मूला जो एंड फॉर्मूला है, जो हमारे एग्जामिनेशन में यूज़ करेंगे, वो होता है हमारा KB इक्विलिब्रियम, ये एलिवेशन कांस्टेंट होता है, एलिवेशन कांस्टेंट। और यहाँ पे आएगा WB, और हम मोलैलिटी का फॉर्मूला पूरा चेप देंगे यहाँ पे, सिंपल एज दैट। एक चीज़ और ध्यान रखना भाई, इसका एलिवेशन का होता है KG मोल -1, और यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट और टेम्परेचर दिखाया गया है, दोनों इंक्रीज़ करते हैं क्योंकि सेम है। और इसी वजह से प्योर सॉल्वेंट और सोल्यूशन का कुछ थोड़ा ज़्यादा लेवल पर होता है। देखो जैसे हम कुकिंग करते हैं, हम सोल्ट ऐड करते हैं वाटर में, जिस वजह से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। शुगर रिफाइनिंग और मोलर मास डिटर्मिनेशन के अंदर इसकी कुछ एग्जांपल्स रहती हैं। यहाँ पर हम एक न्यूमेरिकल ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पर हमें दे रखा हुआ है 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, C6H12O6 is dissolved in 1 kg of water, 1 kg of water in a saucepan at what temperature। ठीक है, रुको, यहाँ पर हमें देखो गिवन क्या रहेगा, क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन भी लिखना चाहिए। हमें यहाँ पे बोला है 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 इज डिजोल्व इन 1 kg ऑफ वाटर, यानी कि हमें ए दिया था वाटर, और हमें ये भी पता लग गया कि ये कितना दिया गया है, 1 kg दे रखा हुआ है, यानी कि जो WA रहेगा वो हो गया हमारा 1 kg। अगर हम इसे ग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये 1000 ग्राम होता है। और हमें बी यहाँ पर क्या गिवन आउट किया हुआ था, इन्होंने इन्होंने हमें बी पॉइंट गिवन आउट हुआ है ग्लूकोज। यहाँ पे हमें बी पॉइंट में ग्लूकोज दे रखा हुआ है, और यहाँ आएगा हमारा, देखो यहाँ पे WB, जो हमारा यहाँ से ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में सब कुछ ऑलरेडी गिवन है, तो हम यहाँ पे फटाफट से लिख लेंगे 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज का, तो हमें WB भी यहाँ पे मिल चुका है 18 ग्राम। ठीक है, अब हमारे पास क्या निकालना है, अब हमें MA निकालना चाहिए, हमें MB निकालना चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया था, ये कुछ 18 ग्राम मोल -1 के आसपास रहता है। और हाँ, ये ग्लूकोज का भी हमने पिछली बार निकाला था तो याद था, 180 के आसपास रहता है। और हमारा यहाँ पर हमें एक चीज़ और नोटिस करनी चाहिए, हमें यहाँ पे कुछ टेम्परेचर भी गिवन दे रखा हुआ है, तो ऑब्वियसली, बट ये टेम्परेचर में पता क्या करते हैं, सारे यही गलती कर देते हैं। हमें टेम्परेचर के अंदर क्या कहा है कि एट सॉसपैन एट वट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल एट 1, इतना बार प्रेशर ऑफ वाटर के अंदर। तो हमें यहाँ पे बेसिकली निकालने को क्या कहा गया है, हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर बोला था एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल, एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल। भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करो। यहाँ पर कहा गया है किस टेम्परेचर पर जो हमारा वाटर है वो बॉयल होने वाला है, एट इतना प्रेशर पर, ये प्रेशर दे रखा हुआ है। अब हमें यहाँ पे KB ऑफ वाटर दे रखा हुआ है 0.25, तो हम यहाँ पर ये भी लिख लेंगे अपना 0.25 यहाँ पे अपना
कुछ नहीं करना भाई, जल्दी जल्दी फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ तक T2 माइनस T1। तो 0.52 के साथ में हम यहाँ T2 लगाएंगे। पर टी वन टेम्परेचर हमें वाटर बॉईल करने के लिए कहा गया है। तो भाई वाटर बॉईल करने के लिए तो भाई आप लोग देख सकते हो अ, जो हमारा टेम्परेचर वन है वो कैसे रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉईल करता है, यानी कि हम इसे 273 इसके साथ प्लस करेंगे तो 370 115 केल्विन एंड इट्स गोना बी लाइक ओके। तो हमें यहाँ पे भी हमारा भी इतना ही आ चुका है, यहाँ 373.202 यहाँ पर देख सकते हो। टेम्परेचर कितना आसान था, सिंपल सा फॉर्मूला लगना था एंड दैट सेट हो गया। जल्दी से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसे ही हमें ए दे रखा है, बी दे रखा हुआ था यहाँ क्वेश्चन के अंदर, और यहाँ एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो टेम्परेचर हमें ये दिया है, टेम्परेचर हमें ये दिया है, और हमें WB WA दे रखा है, यहाँ KB है। हमने सब कुछ यहाँ निकाल लिया। तो हमें डेल्टा TB का फॉर्मूला क्या रहता था हमारा, डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB हम यूज़ करते थे। और हमें क्या पता है यहाँ पे मोलैलिटी का फॉर्मूला यूज़ होता है, यहाँ पे MB आ जाता है। और मेक श्योर इस पूरे चैप्टर के अंदर मोलैलिटी ही यूज़ होती है, ठीक है। और यहाँ पर ये WA आ जाता है, ठीक है। और अब ये इंटू में कई बार ऊपर 1000 तब आता है कि जब, क्योंकि हमें पता ही है अगर ग्राम में दे रखा है, जो कि मैंने आपको बात बता दी थी, ठीक है। तो अगेन इस क्वेश्चन में भी इसी प्रकार से ये यूज़ होता है, MB आ जाता है और MB हमारा आंसर आ जाता है। अगले क्वेश्चन में भी हमें सब कुछ इसी प्रकार से गिवन था कि वाटर, और यहाँ पे सी, अब यहाँ सुक्रोज दे रखा है, यानी कि C12H22O11, यहाँ पे टेम्परेचर हमें दोनों गिवन थे। तो हमने क्या किया, WA हमें पता कर लिया कि 500 ग्राम दे रखा है, 0.5 kg। अब आप बोल रहे होगे कि भाई केजी में दिया होता तो ग्राम में करते हैं, केजी में क्यों कर दिया भाई। अब आगे देखना, यहाँ पे MB दिया है और यहाँ पे KB दे रखा हुआ है। तो भाई हमने कुछ नहीं किया, सिंपली यहाँ पे डेल्टा TB का फॉर्मूला लगाकर हमने यहाँ पर केजी में यूज़ कर दिया इस फॉर्मूले को। हमने यहाँ पे इंटू 1000 नहीं किया, क्योंकि अगर हम इंटू 1000 करेंगे तो कैलकुलेशन और बड़ी हो जाएगी। 0.5 की कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है, इसीलिए हमने यहाँ पर इस प्रकार से उसे बदला नहीं था। बाकी भाई आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, कुछ इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाता है। हम पढ़ते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो भाई डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या रहता है हमारा, देखो। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट होता है व्हेन वी ऐड अ सोल्यूट इन अ सॉल्वेंट। जब हम किसी भी सोल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, इट एंटर्स इनटू द मोलर स्पेसेस, मोलिक्यूलर स्पेसेस। तो ये जो हमारे मोलिकुलर स्पेसेस है ना, इसके अंदर ये ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से फ्रीजिंग डिफ़िकल्ट हो जाती है। और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज ऑब्वियसली। तो यहाँ पे T1 हमें दे रखा हुआ है, यहाँ पर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पर रिजल्ट में आता है, बट यहाँ पे जो T1 दे रखा है वो है हमारा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, और यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन दे रखा हुआ है। तो मेक श्योर है ना कि भाई जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट रहता है ना भाई, वो होता है हमारा T1, और यहाँ पे T1 हमेशा फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा ज़्यादा रहता है। तो मेक श्योर यहाँ पे रहो कि भाई ऑल्सो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का जो फॉर्मूला है वो भी एग्जैक्टली उसकी तरह ही सेम होगा, और ये भी शार्प सेम ही रहने वाला है। मेन फॉर्मूले की ओर अगर हम बढ़ें तो होता है डेल्टा TF, क्योंकि हम फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ रहे हैं। डेल्टा TF इज KF WB MP WA, सेम फॉर्मूला रहता है। ग्राफ भी भाई यहाँ के सेम ही रहते हैं। तो भाई आप लोग यहाँ पर ग्राफ बढ़िया से चेकआउट कर सकते हो। और भाई ये देखो, ग्राफ के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, तो यहाँ पर ये वेपर प्रेशर टेम्परेचर दे रखा हुआ है, यहाँ T2 T1 दे रखा हुआ है, और ये सॉलिड स्टेट होती है, और यहाँ से लिक्विड सॉल्वेंट, और ये लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। इफ़ दे आर टचिंग, रेड ग्राफ मीन्स सॉल्वेंट इतने टेम्परेचर पर फ्रीज हो रहा है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, जैसे यहाँ पे ये एक रेड ग्राफ इन्होंने बना रखा है, जैसे ये जहाँ पे टच हो रहे हैं तो ये टेम्परेचर T2 हो गया, ये T1 हो गया। ग्राफ के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यूज़ होंगी, और उस हिसाब से उसकी एग्जैक्ट टेम्परेचर नोट करा जा सकता है। इट मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है, T1 इज ग्रेटर देन T2, जिसका मतलब T2 इज लेस देन T1, ठीक है। बट वाई ड्रॉप इन फ्रीजिंग पॉइंट, कॉमन क्वेश्चन है, क्योंकि जो
पार्टिकल्स होते हैं सोल्यूट के, जो हमने सबसे पहली बात पढ़ी थी कि यहाँ पर कि जो हमारे अगर हम किसी भी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालते हैं तो जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो उसकी मॉलिक्यूलर स्पेसिस में बढ़ चले जाते हैं, जिस वजह से क्या होता है, इट विल मेक फ्रीजिंग डिफ़िकल्टी होती है। ये प्रॉब्लम है? नहीं। अगर हमें फ्रीजिंग एक्चुअल में डिफ़िकल्ट करनी है तो उसके लिए हमारे लिए प्रॉफ़िट होता है ना, तो इसीलिए इसका आंसर यही रहता है कि फ्रीजिंग पॉइंट ड्रॉप क्यों होता है, क्योंकि पार्टिकल्स जो सोल्यूट के होते हैं सॉल्वेंट के अंदर वो मॉलिक्यूलर स्पेसेस में चले जाते हैं, जिसकी वजह से अभी अगला क्वेश्चन बन गया था उसके लिए, बट व्हाट इज़ द प्रॉफ़िट? प्रॉफ़िट तो यही है ना, क्यों? क्योंकि उसकी वजह से फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, वो मेल्ट जल्दी होगा और फ्रीज़ लेट होगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एप्लीकेशंस भी दे रखी हैं, जैसे कि मेल्ट आइस यहाँ रोड क्लियर और मोर कूलिंग इफेक्ट देता है हमें, और एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशंस होते हैं और कैलकुलेशन मोलर मास। डेल्टा टीएफ के ऊपर भी हमें क्वेश्चंस कर लेते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था, यहाँ पे के एफ आ जाएगा, डब्ल्यू बी, ठीक है, यहाँ पे ये फॉर्मूला रहता है। ठीक है, अगर मान लो हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 45 ग्राम ऑफ इथेनाइल ग्लूकोज, यानी कि फॉर्मूला इसका क्या होता है, C2H6O2, इसे मिक्स किया है हमने इन्होंने 600 ग्राम H2O के साथ में। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया था मान लो, और हमें इन्होंने पूछा है कि फ्रीजिंग पॉइंट बताना है भाई, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट बताना है एक चीज़, और दूसरी चीज़ बताओ कि यहाँ पे जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन क्या था। फ्रीजिंग पॉइंट पूछ लिया इन्होंने सोल्यूशन का। ठीक है भाई, हम इसे नीचे आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देते हैं, इसका सोल्यूशन कैसा रहता है। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पर समान फटाफट से हम सारा नोट करके लिख लेते हैं। हमें ए दिया था वाटर, हमें बी क्या दिया है, ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकोल हमें यहाँ पर दे रखा हुआ है, और हमें अब फटाफट से क्या निकालना चाहिए, इसका एम बी, एम ए, डब्ल्यू बी, हमें जितनी भी चीज़ें इसमें पता है हमें वो पता होनी चाहिए। ठीक है, ये तो हमें कुछ चीज़ें पता ही होती है, मास और मोलर मास। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मास या फिर वेट देख लेते हैं उसका। तो वेट हमें क्वेश्चन के अंदर कितना गिवन हुआ था, कहा था मैंने 45 ग्राम दे रखा हुआ था हमारा बी का, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, और ये दिया था हमें 600 ग्राम वाटर का। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, और एम बी का हमें यहाँ पर हमें निकालना है, तो हमें पता ही है, उसके लिए हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सी, यहाँ पर हमें दे रखा हुआ है, तो कार्बन का वही 12 × 2 + 1 × 6 + 16 × 2, कि कार्बन का यहाँ पे मास कितना होता है, 12 होता है, इसको हमने इसके 2 मॉलिक्यूल्स के साथ में कर दिया, ये हमें इस प्रकार से हमने आंसर जो निकल के आएगा वो आएगा 62 ग्राम, और ये मोल -1 क्वेश्चन में कई बार गिवन होता है, कई बार नहीं होता, तो कैलकुलेट भी कर लेना चाहिए। 62 मोल -1, और ये 18 होता है इसका। तो अगर हम इसका फॉर्मूला यहीं लगा देंगे, तो सब इसका फॉर्मूला में सबसे पहले हमें पूछा हुआ था कि द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, तो हमें फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन यहाँ पे पूछ लिया है, तो हमें डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला लगाना है, यानी कि वो के एफ, और ये जो डब्ल्यू बी, ये एम बी, डब्ल्यू ए, तो हमें यहाँ पे डेल्टा टी एफ हमें यहाँ पे निकालना है, तो 1.86 हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन था, तो हमने यहाँ पे लिख लिया, और यहाँ लिखा दिया हमने 45 ओवर, यहाँ पे हमें कितना दिया था, 62 ग्राम उसका निकाला था, और ये हो जाएगा हमारा 600, तो इसकी 2 ज़ीरोस कट जाएंगी, ये इससे कट जाएगा, और ये भी कुछ इसके, क्योंकि हमें ये सॉरी के ग्राम में दे रखा है, तो हमें ऑब्वियसली इसके करना पड़ेगा, ये भी कट जाएगा इससे, और ये डेल्टा टी एफ हमारा कितना आ जाएगा, 2.25 के आंसर। इसका बी पार्ट देख लेते हैं जल्दी से बिना देरी किए। भाई चलो बी पार्ट देख लेते हैं। बी पार्ट यहाँ पे क्या रहता है, बी पार्ट के अंदर यहाँ पे पूछा था हमसे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, T1 - T2। याद रखना, अगर हमें यहाँ पर टेम्परेचर दे रखा है TB, तो हम क्या करते हैं, T2 - T1। ठीक है, अब हमें फ्रीजिंग पॉइंट दिया है, तो T1 - T2 करना पड़ेगा। देखो, मान लो कोई ए और बी चीज़ें हैं, अब ये जो चीज़ है ना,
इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है। और ये मैं यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट की एग्जांपल लेता हूँ कंपैरिजन करने के लिए। मान लेते हैं सबसे पहले ये 50 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है और ये 100 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है, और यहाँ पे ये भी 50। ओके, मान लेते हैं ये 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होती है, कोई भी सब्सटेंस आप मान लो, और ये जो बी सब्सटेंस है ये -5 डिग्री सेल्सियस पे होता है। अब आप बताओ, यहाँ पे हम T2 माइनस T1 करते थे, यहाँ पे हम T1 माइनस T2 करते थे। इसका अब मैं आपको बताने लगा कि ऐसा हम क्यों करते थे। देखो, एक कॉमन सी चीज़ है, बहुत आसान सी चीज़ है, हम ज़्यादा में से कम माइनस करेंगे तभी हमें आएगा। अगर हम किसी दो सब्सटेंस के बीच का एक डिफरेंस मेजर करना चाहते हैं, तो अगर हम 50 माइनस 100 कर देंगे तो -50 डिग्री कैसे हो सकता है, वो तो माइनस में आ गया ना टर्म। हमें तो पॉजिटिव के अंदर डिफरेंस चाहिए ना, तो इसीलिए हम 100 को 50 से माइनस करते हैं, हमें 50 मिल जाता है, जो कि हमें पता लग जाता है। और अब इसके अंदर देखो वही कंसेप्ट है, अगर मैं यहाँ पे T2 माइनस T1 का फॉर्मूला लगा दूंगा तो आप लोगों के क्या देखने को मिलेगा, ये जो -5 है ना भाई, ये हम माइनस हो जाएगा हमारा 0 के साथ में, हमें आंसर क्या मिल जाएगा। कैसे हो सकता है। अब आप बोलोगे भाई फ्रीजिंग पॉइंट है, भाई डिफरेंस अगर हम ले रहे हैं तो हम कुछ इस प्रकार से करेंगे, हालांकि आंसर इस कंडीशन में भी सेम ही मिलने को देखने को मिलेगा। समझ रहे हो, हमें यहाँ पे क्योंकि ये -5 और हम -0 कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस ही हो जाता है, तो वो फिर भी इस प्रकार से माइनस और माइनस। तो फिर बट डिफरेंस का जो सही तरीका होता है, मान लो ये ज़ीरो में नहीं होता, मान लो ये इसमें इस तरीके से ही होता, तो इसलिए हम इसे निकालते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है वो चीज़ हमारी माइनस के टर्म्स में ही हो, और अगर हो तब भी एक करेक्ट वे होता है किसी चीज़ का, इस वजह से। तो हम यहाँ पे इसीलिए इसके फॉर्मूले में T1 माइनस T2 कर रहे होते हैं। मैंने आपको पीछे फ्रीजिंग और डिप्रेशन वाला पॉइंट भी बता दिया था। देखो, हमने इस ग्राफ के अंदर अभी सीखा था कि ये लिक्विड सॉल्वेंट का केस है और ये सॉल्यूशन का है। तो जब ये ग्राफ दोनों एक इस एग्जैक्ट पॉइंट पे टच करते हैं, तो हम सॉल्वेंट में से सॉल्यूशन को माइनस जब करेंगे तभी तो हमारा आंसर आएगा। ये देखो, ये सॉल्वेंट का है और ये सॉल्यूशन का है, तो हम इसको T1 माइनस T2 इस रीज़न से करते हैं। बाकी का तो ये वाला समझा दिया था मैंने आपको। इसीलिए अगले इस क्वेश्चन के अंदर भी हमें डेल्टा जो TF है T1 माइनस T2 करने का है। तो 2.25 हमें दिया हुआ था, और यहाँ पे आप वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो आपका T2 आंसर एग्जैक्टली आ जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, हमें यहाँ पे दे रखा है 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन lowered by the freezing point of benzene by 0.40 and the freezing point depression constant of benzene is 5.12 गिवन है, और हमें यहाँ पे फाइंड करना है मोलर मास ऑफ सोल्यूट। हमें ए दे रखा है बेंजीन, और बी हमें यहाँ पे बताया ही नहीं है क्या है। तो हम यहाँ पे जो सामान निकाल सकते हैं वो इसका निकाल सकते हैं। हमें यहाँ पर इन्होंने बोला था 0.1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट कहकर हमें इन्होंने कह दिया है इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो हमें यहाँ पे बेंजीन तो पता है, बट हमें बी नहीं पता, बट उन्होंने हमें WB के अंदर हमें जो अननोन है उसका हम इन्होंने 1 ग्राम तो हमें बता दिया था। और हमारा WA जो हमें यहाँ पे गिवन है वो कितना गिवन था, 50 ग्राम, और डेल्टा TF क्या गिवन था हमें, 0.4 केल्विन। हमें KF भी यहाँ पे गिवन है, हमें इन्होंने क्या निकालने को बोला था, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। देखो, डेल्टा TF का जो हमने फॉर्मूला यहाँ पे करा था उसका था W, और ये MB WA इंटू 1000। तो हमें यहाँ पे जो वैल्यूज़ यहाँ से पुट करके डाल देते हैं, तो हमें क्या मिल रही है। अब हमें WB चाहिए ना, तो WB तो है हमारे पास MB की क्या ज़रूरत है, MB की कोई ज़रूरत नहीं है। WA हमें 50 दे रखा हुआ है, तो यहाँ पे वैल्यूज़ डाल देते हैं, ये तो इंटू में 1000 आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा MB इंटू में WA कितना दिया था, 50, और हम एक ज़ीरो से इसकी काट देंगे और इस यहाँ से कर देंगे 20 से हो जाएगा। इसे ऊपर चाहो तो ले जाओ, नहीं तो रहने दो, 0.4 है, तो हम इसको जब सोल्व करेंगे 10 हो जाएगा, A1 इसका डब वो हो जाएगा, A1024 MB हो जाएगा,
और ये जो हमारा एम बी है ये हो जाएगा 102.4 ओवर 0.4। तो पॉइंट से पॉइंट आउट कैंसिल, ये 2 से काट सकते हो आप चाहो तो इसे, तो ये हो जाएगा, ये 2 ज़ा हो जाएगा, ये 5 ज़ा हो जाएगा और ये 6 ज़ा। तो हमारा एम बी कितना है 256 आंसर। चलो अगला कर देते हैं। यहाँ पे दिया है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोसिस क्या होता है, देखो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट टू द लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 80 ग्राम ऑफ वाटर यहाँ पे और 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट दे रखा है। जैसे ही सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से जाता है, इस प्रकार से जो फालतू के होते हैं वो इस प्रकार से चेंज हो जाते हैं। जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं इसमें से सिर्फ स्पेसिफिकली मॉलिक्यूल्स ही जा सकते हैं, सारे नहीं जा सकते। और यहाँ पे दिया हुआ है प्रेशर अप्लाइड इन ओपोजिट डायरेक्शन टू स्टॉप द ऑस्मोसिस। जो भी हम प्रेशर अप्लाई किया जाता है, जो भी प्रेशर अप्लाई होता है अपोजिट डायरेक्शन में ऑस्मोसिस प्रोसेस को बंद करने के लिए, उसको ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला हम यहाँ पाई से डिनोट करते हैं और ये आता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है कंसंट्रेशन के और टेम्परेचर के। तो हम यहाँ पे किस प्रकार से लिख सकते हैं, ये हो जाता है हमारा, जब हमने यहाँ पे अभी सीखा कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के भी होता है। तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। पाई इज और इक्वल्स टू सी आर टी। अब बोलेंगे आर क्या होता है, भाई आर की एक फिक्स वैल्यू होती है 0.083 और हमारा सी मोलैरिटी होती है, मोलैरिटी। और यहाँ पे आर जो होता है उसे यूनिवर्सली गैस कांस्टेंट यूज़ किया जाता है। वैल्यू तो मैंने आपको यहाँ पे बता दी 0.08। और भाई साथ साथ पाई को हम यहाँ पे कर देते हैं एन ओवर वी आर टी। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे एन क्या होता है, देखो पाई वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, पहले इसे हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हमारा इस प्रकार से ये हमारा एक फॉर्मूला बनकर आता है। ठीक है, एन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स रहता है और हमें यहाँ पर उसके आगे एक चीज़ और पढ़नी इंपॉर्टेंट रहती है कि वन एटॉमिक प्रेशर हमारा 1.013 बार के आसपास होता है और वन जो बार होता है ना वो 10⁵ पास्कल होता है। ठीक है, अगर आप इसे भूल गए तो इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं। भाई टाइप्स तरह देख लेना। हाइपरटोनिक सोल्यूशन है तो जो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर होगी ना सिस्टम के अंदर जो कंसंट्रेशन रहती है, देखो भाई मान लो ये है हमारा सिस्टम और ये है हमारी सराउंडिंग्स। अगर हमारी कंसंट्रेशन इसके अंदर ज़्यादा होती है ना, और हाइपरटोनिक सोल्यूशन के केस में हाइपरटोनिक, हाइपर यानी कि सिस्टम के अंदर अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और जो सराउंडिंग्स में है वो कम होती है, तो इससे क्या होगा, ये चीज़ बाहर निकलना चाहिए ऑब्वियसली इस प्रकार से। तो ये क्या हो जाएगा, ये बाद में इसकी स्टेट क्या हो जाएगी, ये सिकुड़ सा हो जाएगा, यानी कि श्रिंक हो जाएगा। और हाइपोटोनिक के अंदर क्या होगा, हाइपो। तो भाई यहाँ पे जो सिस्टम का है और सराउंडिंग्स है वो ज़्यादा होती है भाई, और सराउंडिंग से ये सारा अंदर को आना चाहेगा, जिस वजह से ये क्या हो जाएगा, बड़ा फैल जाएगा, ये मोटा हो जाएगा। तो भाई उसी प्रकार से होती है कंसंट्रेशन जो हमारी सिस्टम की होती है हाइपोटोनिक के अंदर वो कम रहती है। ठीक है, और हमारी सराउंडिंग्स के साथ में जैसे कि हम ये स्वेल करता है, स्वेल्स करता है। बट मैं आपको एक एग्जांपल और बता देता हूँ यहाँ पे। हमारी हाइपरटोनिक की जो एग्जांपल रहेगी वो होती है ह्यूमन का, अगर हम सेल को सॉल्ट वाटर में डाल देते हैं, एज एन एग्जांपल हो गया। और यहाँ पे ड्राई रेजिन इन वाटर हो गया। और आइसोटोनिक, भाई इसकी एग्जांपल इतनी सही है ना, आप पहले यहाँ देखो। आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होते हैं, कंसंट्रेशन वाटर की और कंसंट्रेशन ऑफ सराउंडिंग्स, सिस्टम सराउंडिंग्स की सेम सेम रहती है। सिस्टम नाइदर स्वेल्स नॉर श्रिंक्स। एंड इसकी एग्जांपल क्या होती है भाई, ये देखो आरबीसीज इन प्लाज्मा, सिंपल। देखो हमें क्वेश्चन दिया था, ए का हमें दिया है यहाँ पे वाटर, और हमें बी दिया था कोई प्रोटीन। और हमें यहाँ पर पता है क्या क्या गिवन किया है इन्होंने, हमें यहाँ पे इन्होंने डब्ल्यू बी
और हमें प्रेशर दिया था इतना, तो हमने इसको क्या किया, कन्वर्ट करने के लिए 0.2 लीटर यहाँ पे हो जाएगा। टेम्परेचर इन्होंने हमें क्वेश्चन में इतना गिवन किया था और हमें पाई यहाँ पे 2.7 इंटू 10⁻³ बार दे रखा हुआ है और डब्ल्यू भी हमें 1.26 ग्राम दे रखा है। देखो हमें अगर इतनी सी डिटेल दे रखी हुई ना सिर्फ क्वेश्चन के अंदर, और हमें यहाँ पर एस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना है, हमने फॉर्मूला बनाया पाई वी इक्वल्स टू NRT। इतना आसान क्वेश्चन है। हमने क्या किया, पाई वी इक्वल्स टू WB/MBRT। भाई एन का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, WB/MB। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या किया, MB को कर दिया WB/RT/पाई वी। हमने जो है इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया क्योंकि हमें यहाँ पे MB निकालना है, तो 1.26 इंटू 0.083 और हमने सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दी। हमने यहाँ पे सारी वैल्यूज़ यहाँ पे हमने पुट कर दी हैं, तो हमारा आंसर भी यहाँ पर आ जाएगा। देखो चलो जल्दी से फटाफट से पढ़ लेते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और यहाँ पे आप देखो पाई नोट यहाँ पर हमें दे रखा हुआ है। वेपर प्रेशर में मेन फॉर्मूले होते हैं जो छोटे मोटे आपको याद रखने चाहिए, जैसे कि हमें यहाँ पर हम आप कर सकते हैं जो हमारा पी नोट इज़ ग्रेटर देन पी। अब हम यहाँ पे पहले पढ़ लेते होता क्या है। पी नोट होता है हमारा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वोलेटाइल सोल्यूट, और जब हम इसको नॉन वोलेटाइल सोल्यूशन के अंदर ऐड करते हैं सॉल्वेंट के अंदर, और हमारा जो पी होता है वो होता है वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट। देखो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर सोल्यूशन का कम होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट से। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पे क्वेश्चन जनरल एग्जाम में आता है, इसका फॉर्मूला आप यहाँ पे देख सकते हो, पी नॉट माइनस पी ओवर पी नॉट। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, यहाँ पर हमने देख लो, यहाँ पर आ जाता है ऑल्सो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of solute. So P naught minus P over P naught is directly proportional to concentration. concentration हमारी XP मोल फ्रैक्शन से आती है, तो आप देख सकते हो P naught minus P over P यहाँ पर, और यहाँ पे इस प्रकार से भी हम इसे लिख सकते हैं, सिंपल। देखो भाई मान लो ए हमें बी और यहाँ पे कुछ इन दोनों का मोलर मास और वेट वगैरह सब कुछ दे रखा हुआ है, और हमें यहाँ पी नोट भी दे देते हैं क्वेश्चन में। तो हमें जनरली वैसे पूछ लेते हैं हमें इसे सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली क्या करना होता है, हमेशा मोल फ्रैक्शन निकालनी है, ए की भी और बी की भी। दोनों की जब मोल फ्रैक्शन इस प्रकार से ईजिली आ जाएगी, WA/MA और WB/MB XB के लिए इस प्रकार से निकाल के ये फॉर्मूला लगा देंगे हम। P नॉट माइनस पी ओवर पी नॉट इक्वल्स टू एक्स बी। एक्स बी नहीं लिखेंगे, एक्स बी को हमने और तोड़ के लिख दिया है वैसे, तो एक्स बी ओवर एक्स ए प्लस एक्स बी। ठीक है, हमने यहाँ पर सिंपली वैल्यूज पुट आउट कर दी हैं और हमारा आंसर एम ऑफ एच जी के अंदर आ जाएगा। पी के लिए एम ऑफ एच जी, पी के लिए एम ऑफ एच जी। भाई सोल्यूबिलिटी के अंदर देखो, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन किसी भी सोल्यूशन में गिवन टेम्परेचर और प्रेशर पे, कोई भी अमाउंट ऑफ सोल्यूट हमें जब प्रेजेंट होता है ना गिवन सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर, तो भाई सिंपल सी एग्जांपल है। देखो भाई सॉल्युबिलिटी होती है हमारी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व्ड इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर गिवन टेम्परेचर, सोल्यूशन बिकम्स सैचुरेटेड। अगर ये सैचुरेटेड होता है तो सैचुरेटेड सोल्यूशन, यहाँ पे सोल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व्ड एट अ सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहाँ पे हमें देख सकते हो इन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए क्या दे रखा हुआ है, देखो ध्यान से देखो। इन एक्सोथर्मिक प्रोसेस सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखो ए और बी दिया है और सी प्लस हीट दिया है, इसका मतलब क्या है, एक्सोथर्मिक है ना, एक्सो तो हीट क्या होती है, रिलीज होती है, तो हमें ए बी और प्रोडक्ट के अंदर हमें सी और साथ में हीट मिलती है, एक्सोथर्मिक है। तो सॉल्युबिलिटी भाई डिक्रीज करती है, क्योंकि जब सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी जब टेम्परेचर डिक्रीज करता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम टेम्परेचर जैसे हमने मान लो किसी भी पानी के अंदर हमने कुछ चीनी डाल दी और हमने गैस, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो चीनी जल्दी घुल जाएगी, यानी कि सॉल्युबिलिटी जल्दी होगी, इसीलिए इसका एग्जाम्पल सेम रहता है। और एंडोथर्मिक प्रोसेस यानी कि हीट जब डिजोल्व अंदर जा रही है, हीट वो अटेन कर रहा है, तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है, और यहाँ पे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है क्योंकि हीट जा रही है ना कि आ रही है। सोल्यूशन यहाँ पे ठंडा पड़ रहा है, यहाँ पे गर्म हो रहा है,
यहाँ पे भाई हेनरी लो का आता है, पार्टिकल प्रेशर ऑफ द गैस इन द वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सोल्यूशन। देखो जो पार्टिकल प्रेशर होता है ना गैस का वेपर फेज के अंदर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर फ्रैक्शन ऑफ द गैस सोल्यूशन के अंदर। P इज इक्वल टू के एच एक्स बी और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हेनरीज लो का लिए हम यहाँ पे पार्टिकल प्रेशर, ये जो हम पी यूज़ करते हैं, के एच हमारा हेनरीज लो कांस्टेंट होता है और एक्स बी यहाँ पर हमारा मोल फ्रैक्शन होती है गैस की। ये भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पे देखो के एच की वैल्यू इंक्रीज करती है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है, के एच और सोलिबिलिटी डिक्रीज करते हैं। सबसे फेमस क्वेश्चन आया था भाई हॉट वाटर के अंदर एक्वेटिक लाइफ कंफर्टेबल नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे पानी गर्म होता है तो ऑक्सीजन कहीं ना कहीं वेपर फेज में सोलिबिलिटी डिक्रीज होती है, और टेम्परेचर इंक्रीज, के एच इंक्रीज, सोलिबिलिटी डिक्रीज, सो नो ऑक्सीजन, सो वो परेशान हो जाती हैं। रोल्स लो क्या कहता है, for a solution of a volatile liquid the particle pressure of the each component in a solution is proportional to its mole fraction। इसे हम यहाँ पर इस प्रकार से लिख लेते हैं, पी ए इज इक्वल्स टू पी ए नोट एक्स ए। ठीक है, पी ए नोट एक्स ए। हम यहाँ पे क्वेश्चन अगला पढ़ रहे हैं, वाई रोड्स लो इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लो। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, हम यहाँ लिख देंगे उनके लिए एग्जाम में दिखाने के लिए भाई। यहाँ पे देखो भाई, ये होता है हमारा हेनरीज लो, ये होता है रोड्स लो। पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के एच ओवर एक्स बी, और यहाँ पे पी ए इज इक्वल्स टू पी ए नोट एक्स ए। हमने यहाँ पे देयर इज, आपने नोटिस किया पी पी सेम लाइक एक्स ए एक्स बी लाइक मोल फ्रैक्शन एंड बस there is the only difference between these two proportionality constant pa naught and kh। सिंपल यही लिखना है हमने। आइडियल सोल्यूशन क्या होता है, अ सोल्यूशन जो रोल्स लॉ को फॉलो करता है और इंटरेक्शन ए पार्टिकल्स की और बी पार्टिकल्स की सेम रहती है। डेल्टा वी और डेल्टा एच मिक्स दोनों जीरो होते हैं। डेल्टा वी होता है हमारा वॉल्यूम और एच हमारा इंथैलेपी के लिए होता है। ठीक है, नो चेंज ऑन वॉल्यूम, नो चेंज इन इंथैलेपी। एग्जांपल आप लिख सकते हो एनहेक्सेन, एनहेप्टेन, ये दोनों एग्जांपल्स हो जाती हैं। भाई मिक्सचर ऑफ बेंजीन और टोल्यूइन भी यहाँ पर एग्जांपल रहती है। और हम बात करते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन की, सोल्यूशन जो रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करते और ए बी की इंटरेक्शन इक्वल टू नहीं होती, ए और बी की डेल्टा वी और एच मिक्स दोनों जीरो रहते हैं हमारे, और यहाँ मिक्सचर होते हैं। बट नॉन आइडियल के अंदर दो तरह की चीज़ें होती हैं, ये पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव का मतलब हुआ जो कि भाई पॉजिटिव डेविएट करके दिखाएगा, यानी कि जो वेपर पॉजिटिव हुआ ये नीचे से होता है नेगेटिव, और वेपर प्रेशर हायर होता है रोल्स लो के अंदर, और यहाँ पे वेपर प्रेशर नेगेटिव के अंदर, क्यों नेगेटिव है इसलिए कम होगा। ए पार्टिकल्स इज वीकर देन ए एंड बी, और इसके अंदर स्ट्रॉन्ग रहता है क्योंकि नेगेटिव है भाई, ये तो बात है। और डेल्टा वी और डी दोनों पॉजिटिव है, इसे याद रखने की ट्रिक, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव डेविएशन तो दोनों पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव होंगे। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, देखो भाई ये एंडो के लिए होता है क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे डिक्रीज होता है इसलिए एंडो है, और बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर इस नेगेटिव डेविएशन में इंक्रीज होता है इसलिए एक्सोथर्मिक रहता है हमारा। और भाई एजियोट्रॉप्स भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट में आ जाते हैं कभी कभी, तो यहाँ पर देख सकते हो ये बाइनरी मिक्सचर्स होते हैं विच हैव सेम कॉम्पोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज एट बॉइलिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसे आप याद कर सकते हो। आप में से काफ़ी लोग पूछ रहे हैं भाई बाइनरी मिक्सचर्स क्या होते हैं। देखो भाई, अगर सोल्यूट एक है और सॉल्वेंट एक है तो बाइनरी होते हैं, अगर सोल्यूट दो हैं और सॉल्वेंट एक ही है तो हमारे यहाँ पर टर्शियरी हो जाते हैं, सॉरी टर्नरी होते हैं, और यहाँ पे थर्ड वाले क्वाटरनरी होते हैं। और इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो तीन सोल्यूट, तो बाइनरी हो गए 1 1। अगर हमें यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता तो हम इसे बाइनरी लेते हैं, और यहाँ पर अभी आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ लिया एजियोट्रॉप्स के ऊपर कि देखो भाई सेम कॉम्पोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज रहती है, इसी हमें एजियोट्रॉप्स कहते हैं, एंड एट अ सेम बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर के अंदर। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एजियोट्रॉप्स के अंदर भी सेम दो तरह से होते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम। ठीक है, जो मिनिमम है इसका थोड़ा उल्टा है, मिनिमम है तो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं, मैक्सिमम है तो नेगेटिव डेविएशन दिखती है वो भी लार्ज। और यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हो एसीटोन प्लस इथेनॉन, और यहाँ पे एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली हैं, डेफिनेशन एक बार आप देख सकते हो वापस से। तो प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूशन विच डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स नेचर पे न। और यहाँ पे आप देख सकते हो हमने यहाँ पे सारा पढ़ लिया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Hopefully join our, do subscribe and join our Discord server. And guys, we have really close 200 plus members and you can read this.
So that's 50 minutes. See you in the next video. Thanks and do subscribe.